ठीक है सर, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, सोल्यूशन बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं नाइट्रोजन गैस को एक वेसल में क्लोज कर दिया गया। बाबू एक बात है, क्लोज वेसल है तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, क्लोज है ना, तो जो भी हीट वीट देंगे वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे। ठीक, मास 15 ग्राम दिया है, नाइट्रोजन गैस दी है, इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 273 जोड़ देंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक, VRMS कहते हैं डबल हो जाए, कितना हो जाए, डबल। तो VRMS अगर पहले V है तो कह रहे हैं कि VRMS कितना हो गया सर, VRMS 1 ये है तो 2 हो गया 2V। कितनी हीट देनी पड़ेगी, कितनी हीट रिक्वायर्ड, हीट पूछी गई है, हीट रिक्वायर्ड। एक बात एकदम पक्की है, क्लोज्ड वेसल है तो जो भी हीट दी जाएगी, जो भी हीट दी जाएगी वो कांस्टेंट वॉल्यूम भी होगी। तो हीट गिवन का जो फॉर्मूला होगा वो NCV डेल्टा T होगा, बोलो भाई, या फिर NCV T2 माइनस T1 होगा। सब N की वैल्यू पता है, 15 ग्राम है ना, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 28। CV की वैल्यू भी पता है, डायटोमिक गैस है ना, डायटोमिक गैस के लिए CV की वैल्यू कितनी होती है, 5R/2। हाँ, फाइनल टेम्परेचर नहीं पता, इनिशियल पता है 300, यही हीट आएगी। तो अगर T2 पता चल जाएगी इस तरीके से तो काम बन जाएगा। तो T2 कैसे पता चलेगा ये भी देख लो। VRMS इनवर्स इज इक्वल टू √3RT/m होता है, यानी कि VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √T हो गया, खत्म हो गया सर। VRMS 1 T1 हो जाएगा और VRMS 2 प्रोपोर्शनल √T2 हो जाएगा। डिवाइड कर दो इक्वेशन, तो VRMS कितना गिवन है सर, VRMS पहले V गिवन है, बाद में 2V हो गया, दैट इज T1 300 गिवन है, बाद में T2 हो गया। डिवाइड करके निकाला, होल स्क्वायर कर दो, 300/T2 इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा, रूट हट जाएगा, तो T2 इज इक्वल टू 1200 आएगा। ठीक साहब, ये T2 की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दूँ, चलो तो रख के दे रहा हूँ। तो 15 5 75R अपॉन 56 T2 माइनस T1, T2 कितना है 1200 माइनस 300, सारी वैल्यू पुट कर दो। 75R की जगह 8.31 इंटू 900 900 अपॉन 56, फिर सॉल्व कर लीजिएगा, लगभग आएगा 10016.5 जूल या फिर 10.016 किलो जूल। दिस इज आंसर। तो इसका 10 किलो जूल आंसर है, तो वही सही होगा। क्लियर है भैया, समझ गया सर? ठीक है, चलो सर 8वें क्वेश्चन के बाद आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है बहुत, क्वेश्चन को पढ़िएगा, पॉज करके सॉल्व करिएगा। सर आपसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह चाहिए होता, ओमेगा चाहिए होता, ½ I⍵² होती है ना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो एक बात पक्की है कि कोई भी तरीके से आप वैसे तो नहीं फाइंड कर पाओगे, क्योंकि ना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है ना ओमेगा गिवन है। आप वहाँ जाके फंस जाओगे, फिर लगेगा अरे यार ये कैसे किया जाए क्वेश्चन। ऑक्सीजन दिया है 1 मोल, नाइट्रोजन दिया है 2, दोनों के टेम्परेचर 300 केल्विन दिए हैं। ठीक,
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन मार्क में पूछी गई है। ठीक है साहब, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऐसे तो नहीं निकल सकते, लेकिन एक जुगाड़ है। डायटोमिक गैस है ना, डायटोमिक गैस में 50-50% होता है। 50% ट्रांसलेशन होता है प्लस 50% रोटेशन होता है। ठीक, और पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, वैसे तो F/2 kT होती है, वेयर F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, और डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आप गामा से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें गौर करो, दोनों गैस के लिए गामा सेम होगा, गामा सेम, क्योंकि दोनों गैस ही डायटोमिक है। और अगर गामा सेम होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम होगा, और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम होगा तो 100% जो भी एनर्जी है रोटेशनल वो सेम होगी। बाकी जो टेम्परेचर सेम है ही है, टेम्परेचर तो सेम दिया ही है, यानी कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी दोनों की सेम होगी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज सेम, तो रेशियो क्या होगा 1:1। क्लियर है भैया? तो कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं था, सीधे आंसर बताना था इसका। क्लियर है सर? समझ गए बच्चों? ठीक है, चलो सर अब बात करते हैं। इसके बाद एक नया क्वेश्चन है, ये देखो, पढ़ लिया सर आपने? बस इसमें दो चीज़ों में दिक्कत लगेगी। ए वाला तो देख के समझ में आ रहा आइसोबारिक है, डी वाला भी देख के समझ में आ रहा आइसोकोरिक है। सीक्वेंसिंग यहाँ ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पूछा गया कौन सा ग्राफ आइसोकोरिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे पहले आइसोकोरिक है, फिर दूसरे नंबर पे आइसोबारिक पूछा गया, तीसरे पे आइसोथर्मल और चौथे पे एडियाबैटिक। तो सीक्वेंसिंग का स्पेशल ध्यान दीजिएगा। तो आइसोकोरिक रिप्रेजेंट कर रहा है डी वाले को, तो पहला डी। आइसोबारिक रिप्रेजेंट कर रहा है ए वाले को, दूसरा ए। तो डी और ए। तो भैया ये डी और ए, ये वाले दो आंसर बचे, ये तो दो वैसे ही कैंसिल हो गए। अब बी और सी में देखना है, एक एडियाबैटिक होगा, एक आइसोथर्मल होगा। अगर आपको याद हो, ये वॉल्यूम देखिए बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, याद आया? एक्सपेंशन की सिचुएशन में आइसोथर्मल का वर्क डन एडियाबैटिक से ज़्यादा होता है। तो आइसोथर्मल वाला ऊपर होता है, एडियाबैटिक वाला नीचे। एक्सपेंशन देखिए, वॉल्यूम इधर नीचे और वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ रही है ना, ठीक है। तो एक्सपेंशन की सिचुएशन में बी वाला आइसोथर्मल होगा और सी वाला एडियाबैटिक। तो कोई आंसर है जिसमें डी ए बी सी हो? ये पहला है, डी ए बी सी। और कंप्रेशन की सिचुएशन में उल्टा होता, कंप्रेशन की सिचुएशन में उल्टा होता। कंप्रेशन में एडियाबैटिक ऊपर वाला होता है, क्योंकि एडियाबैटिक का वर्क डन ज़्यादा होता है आइसोथर्मल से। क्लियर है सर? दिस इज पॉइंट फॉर द रिवीजन। ठीक है, चलिए तो फिर देखिए अगला क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए गौर करिएगा। वर्क डन, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आईआईटी में भी लेटेस्ट आया इसलिए करवा रहा हूँ। कितना आसान क्वेश्चन आ गया। वर्क डन पूछा गया है सर। वर्क डन आप जानते हो एरिया इनक्लोज बाय द कर्व होता। प्रेशर पास्कल में है, मीटर क्यूब यानी सब MKS यूनिट दी हुई है। साइक्लिक प्रोसेस है ABC। आपको याद है साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो होता है। द कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज
0। डाटा दिए हुए हैं सर, ये दिया हुआ है 6, ये दिया हुआ है 1, ये है 1, ये है 5। यानी ये साइड निकाल लोगे तो 4 आ जाएगी, और ये साइड निकालोगे तो 6 में से 1 घटा कितना हो जाएगा 5। ठीक है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन इज एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस है 4, हाइट है 5, यानी कि 10 जूल आ रहा है। दिस इज वर्क डन। आप विश्वास करोगे ये IIT 2019 का क्वेश्चन है। मैं तुमसे कह रहा हूँ फिजिक्स से ज़्यादा आसान सब्जेक्ट कोई हो ही नहीं सकता, बस एक शर्त है समझ में आ जाए तो। क्लियर है सर? चलिए पॉज करके नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ और ये जो ग्राफ बना है ये ग्राफ थोड़ा गलत हो गया है, इस ग्राफ पर मत जाइएगा। आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए आपने, पॉज करके पढ़ लीजिए और सिर्फ ऑप्शन देखिए। दिख गए ऑप्शन आपको? सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए और सिर्फ ऑप्शन देखिए। ग्राफ में बना रहा हूँ, देख लिया आपने सारे ऑप्शंस? ठीक, चलिए। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, सिर्फ ये यहाँ से यहाँ तक है, ABC, साइक्लिक अक्लिक नहीं है। डाटा दिए हुए हैं सर, दिस इज P, दिस इज 2P, दिस इज V, दिस इज 2V। ठीक, आपसे हीट गिवन पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ हीट गिवन। हम जानते हैं जो भी अमाउंट ऑफ हीट गिवन होगा दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी पॉइंट फंक्शन होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। A से C गए ना, तो पूरे प्रोसेस में हीट गिवन पूछ रहे हैं, तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ A से C लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। A से C प्लस वर्क डन, हाँ ABC लिया जाएगा। इंटरनल एनर्जी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है, ध्यान रखना। तो ये होगा डेल्टा U C माइनस UA। C पे इंटरनल एनर्जी यहाँ पर और ये A पर, प्लस वर्क डन है, तो वर्क डन भैया दो प्रोसेस है, AB प्लस BC। ठीक, इंटरनल एनर्जी में चेंज का फार्मूला हमको पता है, NCV डेल्टा T होता है। कितना होता है NCV डेल्टा T? है तो फार्मूले और पता है, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। याद आया? इंटरनल एनर्जी चेंज के कई फार्मूले थे, NCV डेल्टा T या NR डेल्टा T अपॉन गामा माइनस 1। याद आया? या P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। याद आया सर? यही कुछ इस तरीके से रखना है यहाँ पर। तो ये वैल्यू मैं पुट कर दूँ, P2 यानी कि PC VC माइनस PA VA अपॉन गामा माइनस 1। AB प्रोसेस में वर्क डन होगा 0। क्यों? AB प्रोसेस में होगा वर्क डन 0 क्योंकि ये आइसोकोरिक है ना, आइसोकोरिक का वर्क डन होता है 0। हाँ, सिर्फ BC प्रोसेस में वर्क डन होगा BC। आइसोबारिक है ना, तो पूरा अंडर द नीचे का एरिया, पूरा एरिया अंडर द कर्व, BC प्रोसेस। बोलो भाई, एरिया अंडर द कर्व। तो बच्चा सारी वैल्यू मैं पुट करूंगा यहाँ पर, मैं सारी वैल्यूज रखूंगा, तो कितना आएगा? PC, C पॉइंट पर प्रेशर 2P,
वी सी वॉल्यूम 2V माइनस पी ए पी वॉल्यूम V अपॉन, सर मोनोटॉमिक गैस दी हुई है ना, तो गामा होता है 5/3 और बी सी इसमें वर्क डन, एरिया अंडर द कर्व, ये पूरा कितना है 2P और ये कितना है यहाँ से यहाँ तक V, तो 2P इंटू V। अरे ये दूरी V तो होगी, बोलो भाई। सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4PV यानी कि 3PV अपॉन 2/3, 3 चला जाएगा ऊपर, प्लस 2PV, तो ये आ जाएगा 9PV/2 प्लस PV 2PV। एलसीएम ले लेंगे तो 13PV/2। अच्छा पी नॉट दिया तो पी नॉट वी नॉट कर देना, क्या दिक्कत है। तो दिस इज आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई पहलू इसमें रिवाइज हो जाएंगे, कई पहलू इसमें रिवाइज हो जाते हैं आपके, ठीक है। ग्राफ रिवाइज हो जाता है, इंटरनल एनर्जी, एनर्जी कॉन्सेप्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एसेट्रा एसेट्रा। मैक्सिमम चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए कौन सा प्रोसेस का इस्तेमाल करना चाहिए? ऑलवेज इस्तेमाल करना चाहिए आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस दुनिया का वो प्रोसेस है जिसमें इंटरनल एनर्जी में मैक्सिमम चेंज आता है, इंटरनल एनर्जी में मैक्सिमम चेंज आता है, ठीक है सर। चलिए आइए एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ, बेहतरीन सा। पढ़िए सर। क्वेश्चन पॉज करके पढ़िएगा, आईटी का लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है सर। पढ़ लिया आपने? देखिए दो ग्राफ दिए हैं आपको, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, इसमें पूछा गया है कौन सा हीलियम, दो एडियाबैटिक प्रोसेस, दोनों कौन से प्रोसेस हैं? एडियाबैटिक। एक ग्राफ बना है हीलियम के लिए और एक ग्राफ बना है ऑक्सीजन के लिए। आपसे पूछ रहे हैं कौन सा हीलियम कौन सा ऑक्सीजन। सर गौर करिएगा, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस की स्लोप की हम बात करें, स्लोप से यहाँ गौर कर सकते हैं हम। स्लोप की अगर हम बात करें प्रोसेस की, स्लोप से देखना पड़ेगा। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस माइनस गामा P/V होती है। आइसोथर्मल की माइनस P/V और एडियाबैटिक की माइनस गामा P/V, यानी कि स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गामा। बोलो अब स्लोप इसमें जिसकी ज़्यादा होगी उसका गामा ज़्यादा होगा। स्लोप कैसे देखता? स्लोप tan थीटा है, आपको 1D में बताया था मैंने, एंगल tan थीटा, tan 90 इनफाइनाइट होता है। कोई भी ग्राफ जितना 90 की तरफ स्ट्रेट होने की कोशिश करेगा उसकी स्लोप उतनी ही ज़्यादा होगी। कोई भी ग्राफ जितना स्ट्रेट होने की कोशिश करेगा, सीधा होने की कोशिश करेगा, उसकी स्लोप उतनी ज़्यादा, वो इनफाइनाइट स्लोप हो जाती है। 90 डिग्री पर कितनी हो जाती है? इनफाइनाइट, ठीक है। तो मुझे लग रहा है सेकंड वाला ग्राफ बहुत सीधा होने की कोशिश कर रहा है, सेकंड वाला ग्राफ काफ़ी सीधा होने की कोशिश कर रहा है, तो सेकंड वाले ग्राफ की स्लोप जो है वो ज़्यादा होगी। फर्स्ट वाला तो लेटा हुआ है इस तरीके से, स्लोप कम होगी, ठीक। तो एक बात मुझे समझ में आ गई कि सेकंड की स्लोप फर्स्ट की स्लोप से ज़्यादा है। स्लोप ऑफ सेकंड स्लोप ऑफ फर्स्ट, यानी गामा 2 ग्रेटर देन गामा 1। बोलो भैया, इससे बता देंगे हम, देखना। हीलियम का गामा बता सकते हो? गामा ऑफ हीलियम, गामा ऑफ हीलियम होता है भाई, मोनोटॉमिक है 5/3 यानी आएगा 1.66,
और गामा ऑफ ऑक्सीजन आएगा 7/5 यानी कि 1.4। इन दोनों में गामा किसका है बताओ ज़्यादा? हीलियम का ज़्यादा है ना, हीलियम का गामा ज़्यादा है। इसका मतलब 2 वाला कौन सा होगा? हीलियम। गामा ये तो ज़्यादा है, बोलो। हीलियम का गामा 1.6 है, ऑक्सीजन का गामा 1.4 है, और गामा 2 ज़्यादा गामा 1 से, यानी कि 2 वाले का गामा, 2 वाली वही वाली गैस होगी जिसका गामा ज़्यादा होगा। इसका मतलब 2 वाली होगी हीलियम और 1 वाली इंप्लाई करेगा ऑक्सीजन। तो 2 इज़ हीलियम एंड 1 इज़ ऑक्सीजन। सीख गए सर इस कॉन्सेप्ट को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो सकता है। क्लियर है सर? समझ गया बच्चों? समझ में आ गया आपको? चलो सर जी, थोड़ा सा एक पॉइंट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की भी बात लगे यहाँ तो कर ही लें। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के 2 स्टेटमेंट आपको याद है? वैसे ऑडियो रीजन में मैंने पूरा बोला है, फिर भी केल्विन स्टेटमेंट, केल्विन और क्लासियस। केल्विन स्टेटमेंट था वी कैन नॉट कन्वर्ट टोटल अमाउंट ऑफ हीट इनटू वर्क डन। हम पूरी हीट को वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और क्लासियस स्टेटमेंट था कि लो टेम्परेचर से अगर हायर टेम्परेचर की तरफ हमको हीट को ले जाना है तो एक्सटर्नल वर्क डन का हमको यूज़ करना पड़ेगा, एक्सटर्नल चीज़ों का यूज़ हमको करना पड़ेगा। याद आया सर? क्लियर है? कॉर्नोट थ्योरम आपको याद है? कॉर्नोट थ्योरम थी, कॉर्नोट थ्योरम बस इतनी सी है, T लोअर अपॉन T हायर इज इक्वल टू Q लोअर अपॉन Q हायर। कोफिशिएंट ऑफ एफिशिएंसी और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में रिलेशन ईटा इज इक्वल टू 1/K। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लोअर अपॉन वर्क डन होता है। याद आया आप? हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर अपॉन वर्क डन होता है। ये कॉर्नोट के हैं। कॉर्नोट के हिसाब से अगर सिंक के टेम्परेचर को कम कर दिया जाए या सोर्स के टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इन दोनों में बेटर क्या होता है? सिंक के टेम्परेचर को कम करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। कॉर्नोट के 4 स्ट्रोक्स थे, 4 स्ट्रोक्स, 2 एडियाबैटिक, 2 आइसोथर्मल। पहला स्ट्रोक आइसोथर्मल, दूसरा एडियाबैटिक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन, चौथा एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपसे पूछा जाता है। ठीक है सर? PV इज इक्वल टू NRT आइडियल गैस इक्वेशन, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। और एडियाबैटिक के वो PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाले 3 फार्मूले थे, T और V वाले और P और T वाले। तीनों मैंने ऑडियो रिवीजन में पूरा बोला है। ऑडियो रिवीजन नहीं तो रिवीजन नहीं, वो ज़रूर करिएगा। ठीक है? ऑडियो रिवीजन ज़रूर करिएगा। ठीक, चलिए अब अगला टॉपिक होगा नेक्स्ट।